डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो जो है हमारी इमिग्रेशन सीरीज का हिस्सा है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा विद रेफरेंस टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि जब आप कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जो लैंग्वेज है, जो दो लैंग्वेजेस कनाडा में बोली जाती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कहते हैं, फ्रेंच एंड इंग्लिश, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और आप किस तरीके से अपना इमिग्रेशन का स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप इससे पहले कि हम इमिग्रेशन के स्कोर की तरफ आए और उससे रिलेटेड बात करें, आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि कनाडा में ये दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो सी हैं कैसे वजूद में आई। तो आपको पता है दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं, 100 से ज़्यादा ममालिक जहाँ पर एक से ज़्यादा सरकारी ज़ुबान या ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, तो कनाडा भी उनमें से एक मुल्क है। लेकिन कनाडा की जो तारीख है वो हमें ये बताती है कि जब कनाडा जो उसे कहते हैं यहाँ पर जो इंडिजिनस या लोकल लोग रहा करते थे, तो सबसे पहले फ्रेंच यहाँ पर आए। और फ्रेंच ने जनाब उसे कहते हैं जो मेजर पार्ट था, यानी अटलांटिक साइड पे जो आपका सारा कनाडा का, जिसको मॉडर्न टाइम में हम ओंटारियो कहते हैं या उसे कहते हैं इसको क्यूबेक कहते हैं प्रोविंस को, या मिसाल के तौर पे आप उसे कहते हैं न्यू ब्रंसविक वगैरह का ये इलाके, ये सब फ्रेंच तसल्लुत में थे। और जो ब्रिटिश थे उनके पास जो हिस्सा था वो न्यू फ्रीडलैंड और लेब्राडोर, जिसको मॉडर्न टाइम में कहते हैं, ऊपर बिल्कुल नॉर्थ साइड पे वो था। लेकिन बट व्हाट हैपेंड दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये दो, क्योंकि बहुत उस माने की सुपर पावर्स थी, यानी फ्रेंच और इंग्लिश, तो इनके दरमियान एक सीरीज ऑफ वॉर्स 18वीं सदी में हुई। और उसके नतीजे में अल्टीमेटली जो अंग्रेज थे, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक सीरीज ऑफ वॉर्स के नतीजे में जो फ्रांसीसी हैं उनको शिकस्त दी, फ्रेंच गवर्नमेंट को शिकस्त दी, और फ्रांसीसी बिल्कुल महदूद हो गए क्यूबेक की प्रोविंस की हद तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी तौर पे फ्रांस को शिकस्त तो दे दी गई या फ्रेंच कम्युनिटी को शिकस्त तो दे दी गई, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल और जो रिलीजियस इंडिपेंडेंस थी उसको रिकग्नाइज किया गया, उसको तस्लीम किया गया। जनाब ये भी एक पावरफुल कम्युनिटी है जो कनाडा के लैंड के अंदर रह रही है। आपके ज़हन में एक रिलेटेड सवाल भी होगा कि जनाब ये जो फ्रांसीसी हैं, फ्रेंच हैं, ब्रिटिश, बुनियादी तौर पर तो यूरोपियन नेशन है, तो उनमें फ़र्क क्या है इनके कल्चर या फलां। इसमें ना दो तीन बुनियादी चीज़ें जो आपके ज़हन में होनी चाहिए। एक तो ये कि जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो कैथोलिक्स हैं, यानी क्रिश्चियनिटी की जो एक ब्रांच है, और जो यूनाइटेड किंगडम के लोग थे, अंग्रेज जिनको हम कहते हैं या ब्रिटिश कहते हैं, उनके यहाँ प्रोटेस्टेंटिज्म चलता है, क्योंकि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो प्रोटेस्टेंट है प्राइमरीली। एक तो ये रिलीजियस फंडामेंटल डिफरेंस है, जैसे हमारे यहाँ इस्लाम में शिया या सुन्नी डिवाइड आपको मिलती है। दूसरी चीज़ ये थी कि जो बरतानिया, उस माने जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, उनके यहाँ जो कानून था उसको कॉमन लॉ कहते हैं, वो कॉमन लॉ पे बेस करता था, जबकि जो फ्रेंच सिविल लॉ था वो भी इससे डिफरेंट था। तो इसका मतलब ये कि ये बुनियादी तौर पे फंडामेंटल डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से ये दोनों कम्युनिटीज़ कभी यकजा नहीं हो सकी, और जाहिर बात है फिर के दरमियान की जंगों का सिलसिला जो मैंने आपको बताया वो जारी रहा। इन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, जब ग्रेट ब्रिटेन ने ये कनाडा के पार्ट पे, मेजर पार्ट पे कब्जा कर लिया, तो उन्होंने इस फैक्ट को एक्नॉलेज किया कि जनाब फ्रेंच भी एक कम्युनिटी है, रिकग्नाइजेबल कम्युनिटी है, तो लिहाजा इनके कल्चर को, इनके रिलीजन को, इनके सिविल लॉ को यहाँ पर रिकग्निशन दी जाए। शुरू में जो कानून आए वो कुछ डिफरेंट थे, लेकिन बाद में कानून में तरमीम की गई और उसके बाद ये फैसला किया गया कि जनाब फ्रेंच और अंग्रेज यहाँ पर साइड बाई साइड कनाडा में रह सकते हैं और अपने लॉज को प्रैक्टिस करेंगे, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करेंगे, अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को लेके साथ चलेंगे, और जो उनकी ज़बानें यानी फ्रेंच और इंग्लिश, ये दोनों ज़बानें जो उनसी हैं, इनको भी इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। पर्टिकुलरली जब हम क्यूबेक प्रोविंस की बात करते हैं तो वहाँ पर फ्रेंच जो कम्युनिटी है, जिनको फ्रैंकोफोन भी कहा जाता है, उनके ये सारे के सारे राइट्स जो उनसे हैं वो रिकग्नाइज किए गए। तो जनाब इन दो ज़बानों की इंपॉर्टेंस के हवाले से जो एक इम्पॉर्टेंट जो लेजिस्लेशन की गई वो थी, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1969 कहते हैं। इस कानून के तहत कनाडा के अंदर फ्रांसीसी यानी फ्रेंच लैंग्वेज और अंग्रेजी को, दोनों को उसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिकग्नाइज किया गया, और उसमें यह तस्लीम किया गया कि जितनी भी फेडरल जॉब्स होंगी, यानी फेडरल गवर्नमेंट की हम बात करें, तो कनाडा एक पहले कन्फेडरेशन थी, अब फेडरेशन है, 10 प्रोविंसेस और 3 टेरिटरीज हैं। तो फेडरल लेवल के ऊपर जितनी जॉब्स हैं या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, वो दोनों इन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर कंडक्ट की जाएंगी, फ्रेंच और अंग्रेजी में। और उसके अलावा जो ज़ाहिर सरकारी जो डिफरेंट जॉब है उसके अंदर भी इन दोनों लैंग्वेजेस जो उनकी हैं इनको रिकग्नाइज किया जाएगा। हाँ, जो प्रोविंसेस थी उनको ये इजाज़त दे दी गई जनाब कि वो अपने प्रोविंशियल लेवल के ऊपर किसी भी एक ज़बान को अपनी सरकारी ज़ुबान जो उनसे डिक्लेयर कर सकती है। उसमें क्यूबेक ने फॉरेन फ्रेंच को अपनी सरकारी ज़ुबान डिक्लेयर कर दिया। जो बाकी प्रोविंसेस हैं उन्होंने से कहते हैं मोरलेस, जहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती है वो अंग्रेजी थी। न्यू ब्रंसविक जो है वो एक वाहिद सूबा है जहाँ पर दोनों फ्रेंच
اور انگریزی دونوں کو اسے کہتے ہیں سرکاری زبان کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو میں آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں یہ کہ کس طریقے سے فرینچ اور جو برٹش تھے ان کے درمیان یہ ٹسل چلی، وارز ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں ان دونوں نے کو ایگزسٹنس کی پالیسی کو اڈاپٹ کیا، اور جناب پھر الٹیمیٹلی فرانسیسی زبان یعنی فرینچ لینگویج اور انگریزی زبان جو سی ہیں دو آفیشیل لینگویجز بن گئی کینیڈا جیسے ملک کے اندر. اب جناب یہ جو کو ایگزسٹنس کی پالیسی کو اڈاپٹ کر لی گیا تو اس کے بعد یہ تھا کہ جناب یہ جو بعد میں قانون جو سے اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈ جو ڈیولپ کی گئی اسکولس کے اندر بھی، یعنی بہت فرینچ لینگویج اور انگلش لینگویج جو سی ہے وہ جو اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ چیزیں سکھائی گئی. مور امپورٹنٹلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں جتنی بھی پروڈکٹس کینیڈا کے اندر بکیں گی ان کے اوپر جو لیبلنگ کی جائے گی وہ فرانسیسی زبان میں بھی کی جائے گی، یہ بھی قانون کے تحت کیا گیا، اور انگریزی زبان میں بھی کی جائے گی. اور مقصد یہ تھا کہ آپ فرینچ اسپیکنگ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں یا آپ مثال کے طور پہ آپ انگلش اسپیکنگ کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ اس پروڈکٹ کو جب پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر اپنی پسند کی زبان جو آپ کو آتی ہے چاہے وہ فرانسیسی ہے یا انگریزی آپ پڑھ کے اس پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکیں گے. جناب اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، یہ پروڈکٹ کس چیز سے بنی ہے، اس کی قیمت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں بھی قانون سازی کے حوالے سے ہیں. اس میں بے شمار اسے کہتے ہیں ڈفرینٹ ایکٹس پاس کیے گئے جس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہوں گا ورنہ جو ویڈیو ہے زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گی. اب جناب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ جو لینگویجز جو سی ہیں ان کے حوالے سے کیا یعنی فائدہ کیا ہوا. تو جو کینیڈین گورنمنٹ ہے ان کا خیال یہ کہ یار یہ جو ہم نے بائی لینگویلزم جو ہے اس کو جو ماضی میں ایکسیپٹ کیا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کینیڈا کا جو کلچر ہے زیادہ وائبرنٹ ہو گیا ہے، زیادہ فلیکسیبل ہو گیا ہے، اور ود دا انفلکس آف نیو امیگرینٹس یہاں پر جو دوسری زبانیں ہیں ان کو بھی آہستہ آہستہ فروغ دیا جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں جب آپ کسی اسکول میں جائیں ان جس کمیونٹی میں مثال کے طور پہ جی عربک اسپیکنگ لوگ زیادہ ہیں تو وہاں پہ عربی میں بھی آپ کو لٹریچر ملتا تھا کہ لوگ زبان کو سمجھ سکیں. آپ نے کوئی ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہے تو اس کا جو جی1 جس کو یہ کہتے ہیں ریٹن پورشن ہوتا ہے وہ اپنی پسند کی زبان میں آپ دے سکتے ہیں، چاہے وہ ہندی ہے، چاہے وہ اردو ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ چائنیز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماضی میں جو بائی لینگویلزم چلا اس کے نتیجے میں جو کینیڈین گورنمنٹ تھی ان کو یہ شعور آیا، ان کو یہ تجربے کے ذریعے پتا چلا کہ یار بائی لینگویلزم جو سا ہے یہ الٹیمیٹلی بعد میں ملٹی لینگویلزم کی طرف بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس کنٹری آف امیگرینٹس، اور جب یہاں پر ڈفرینٹ ملکوں سے لوگ یہاں پر آئیں گے تو ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے ان کی جو لینگویجز ہیں ان کو بھی یہاں پر فروغ دیا جا سکتا ہے. اور یہ فروغ آہستہ آہستہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈفرینٹ ورک پلیسز کے اوپر بھی، اور ایون پارلیمنٹ کے اندر بھی. اگر ہم فیڈرل پارلیمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ جو تھرڈ سب سے زیادہ اسپوکن لینگویج ہے فرینچ اور انگلش کے بعد وہ پنجابی ہے، کیونکہ 20-21 جو ممبر پارلیمنٹیرین ہیں وہ ساؤتھ ایشیا سے بلانگ کرتے ہیں جو وہاں پر پنجابی زبان بولی جاتی ہے. تو انہیں یہ تو میں نے آپ کو ایک کوئک جو ہے وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دی تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب آپ ایز نیو امیگرینٹ آپ اپلائی کرتے ہو امیگریشن کے لیے کینیڈا ایز اے پراسپیکٹو امیگرینٹ جب آپ اپلائی کرتے ہو تو کیوں آپ کو وہاں پر انگلش اور فرینچ لینگویج دونوں کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ آپ کو ضرور یہ دونوں زبانیں آنی چاہیے. ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ فرینچ لینگویج میں پروفیشنٹ ہیں، آپ کسی ایسے ملک سے آ رہے ہیں جو فرینچ کالونی رہا تھا تو تب بھی کینیڈا میں آنا آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہو، اور چاہے آپ کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری سے آ رہے ہیں تو آپ کے لیے کینیڈا میں آنا اتنا ہی آسان ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ نے فرسٹ لینگویج کون سی ڈکلیئر کی ہے. فرسٹ کریں آپ کو صرف انگریزی آتی ہے، آپ انگلش کو فرسٹ لینگویج ڈکلیئر کریں گے اور پھر انگریزی میں آپ کی ساری جو آئی ایلٹس کا سکور ہے وغیرہ وغیرہ وہ اس کو وہ ایگزامن کریں گے کہ جناب آپ کی اسپیکنگ پاور کیا ہے، آپ کی رائٹنگ پاور کیا ہے، آپ کی کمپریہنشن کیا ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اگر آپ فرینچ لینگویج کو اسے کہتے ہیں اپنی فرسٹ لینگویج ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں آپ کو فرینچ لینگویج کے حوالے سے جو ہیں ڈیمونسٹریٹ کرنی پڑیں گی. ہاں اگر آپ آلریڈی بائی لینگویل ہیں، آپ کو جناب فرانسیسی بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے، تو پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی فرسٹ لینگویج انگریزی ہوگی یا فرسٹ لینگویج فرینچ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیگریشن کے پروگرام میں جو فرسٹ لینگویج ہے اس کے مارکس زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو سیکنڈ لینگویج. لیکن دونوں لینگویجز اگر آپ کو آتی ہیں تو پھر اوور آل اسکور آپ کا زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، جو آپ کو کمپریہنسو رینکنگ سسٹم میں آپ کی جو پروبیبلٹی ہے، چانسز ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن پک کر لیجیے، سلیکٹ کر لیجیے اوور آل اسکور کے بیس کے اوپر وہ بڑھ جائے گی. اب جناب اس کے بعد میں ذرا اسکرین کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ٹیبل جو امیگریشن کی ویب سائٹ سے دی ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ جو ڈفرینٹ ٹائپ کے سکورز ہیں یا ان کو بینڈز کہہ دیتے ہیں وہ ان سے مراد کیا ہے، اس میں کتنے نمبر جو سے ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنی زبان کی پروفیشنسی کے حوالے سے، انگریزی یا فرینچ زبان. تو جناب یہ ٹیبل جو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے میں نے 3 کالم بنائے. ایک تو یہ بتایا جو
कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, इसको CLB कहते हैं, उसकी जो डिफरेंट स्लैब या कैटेगरीज हैं वो लेफ्ट साइड पे बताई गई। जो मिडिल वाला कॉलम है वो विद स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं तो फिर उसके हवाले से आपकी मार्क्स एलोकेशन क्या होगी, और अगर आप विदाउट स्पाउस हैं यानी अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो फिर आपकी यानी मार्क्स की एलोकेशन कैसे होगी। तो इसमें अगर आप देखें तो जो CLB 10 या इससे ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हैं, जो उसे कहते हैं कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, और ये CLB 10 आप सभी ने अप्रॉक्सीमेटली IELTS 8 के बराबर ऑन एवरेज, हालांकि वो डिफरेंट कैटेगरी की थोड़ा बहुत वेरिएशन होती है, लेकिन आप ऑन एवरेज 8 इसको अस्यूम कर सकते हैं। तो अगर IELTS में आपका 8+ बैंड है तो फिर आप डेफिनेटली CLB 10 और मोर फॉल करेंगे। तो इसमें जनाब उसे कहते हैं 32 पॉइंट्स आपको या मार्क्स मिलेंगे फॉर ईच एबिलिटी जो आपके पास है, ठीक है जनाब। और ये एबिलिटी क्या है आपकी, जिसमें आपकी जो है वो राइटिंग एबिलिटी जो सी है, लिसनिंग एबिलिटी है जो आपकी, उसके बाद रीडिंग एबिलिटी जो सी है, और स्पीकिंग एबिलिटी, ये उसके हवाले से बात होगी। और आप देखें ब्रैकेट मैंने 5 लिखा है, इसका मतलब कि यू आर विद स्पाउस, तो 5 नंबर मैक्सिमम आपकी स्पाउस भी ले सकती है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप सिंगल हैं तो आपको एक एबिलिटी के 34 मार्क्स मिलेंगे एज अपोज टू 32। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो अगर आप मिसाल के तौर पे विदाउट स्पाउस है, सिंगल है, तो मैक्सिमम आप 136 स्कोर कर सकते हैं। तो 136 स्कोर ठीक ठाक स्कोर है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने उसे कहते हैं एज के हवाले से बात की थी कि 110 आप स्कोर कर सकते हैं टोटल अपनी एज के ऊपर डिपेंडिंग अपॉन 20 या 49 ईयर्स के दरमियान है। तो इसमें आप 136 का स्कोर कर सकते हैं, और ये ठीक ठाक यानी कि स्कोर है जो आपके ओवरऑल बैंड को आपको मेरिट के ऊपर ले जाएगा। जब तक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में जब पीरियोडिक ड्रॉज होते हैं तो आपके यानी कि सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बट एनीवे अगर आपका उसे कहते हैं मिसाल के तौर पे इतनी प्रोफिशिएंसी नहीं है आपको लैंग्वेजेस के अंदर, तो आप CLB 8 पे, CLB 9 में कहीं भी फॉल कर सकते हैं। उसके नंबर भी आपके सामने फर्स्ट करें, CLB 9 पे आपको 29 पॉइंट्स मिलेंगे एक कंपोनेंट के लैंग्वेज के, वो रीडिंग है, राइटिंग है, जो भी है। आपकी स्पाउस है तो उसको 5 ही मिलेंगे। इसे अगर CLB 8 पे आप आ जाए तो वहाँ पर वो 27 आपके नंबर आ जाते हैं एक कंपोनेंट के। स्पाउस अगर उस लेवल पे ये स्कोर कर रही है तो उसके 3 होंगे। तो फिर जस्ट टू कट इट शॉर्ट, जो ये टेबल में चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जनाब आपकी डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स और एबिलिटी के बेस के ऊपर आपकी रैंकिंग की जाती है, ताकि उन्हें ये अंदाज़ा हो कि जनाब जब आप कनाडा में लैंड करेंगे तो आप इफेक्टिवली अपनी ज़ुबान के अंदर, दोनों में से जो एक ज़ुबान आपने या दोनों ज़ुबानें पिक की, इंग्लिश या फ्रेंच, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्योंकि लैंग्वेज के बगैर ना आप जॉब कर सकते हैं, ना अपनी डे टू डे लाइफ किसी एक मुल्क के अंदर आप गुजार सकते हैं, जाहिर बात है, बिकॉज जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंसान के लिए वो लैंग्वेज है। तो इस हवाले से लैंग्वेज की ये इंपॉर्टेंस है। तो आप जब उसे कहते हैं इसकी तैयारी कर रहे हो कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से, ये यानी लैंग्वेज की IELTS या किसी और जो एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि याद रखें ये जो लैंग्वेज का टेस्ट होता है ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहेंगे जनाब कि मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश किया हुआ है तो जनाब इसमें बड़ा हाई स्कोर कर लूँगा, या मैं प्रॉब्ली इतना पढ़ा लिखा नहीं तो शायद मैं स्कोर नहीं कर सकूँगा। ये बुनियादी तौर पर जो डे टू डे लाइफ में ज़बान इस्तेमाल होती है, अंग्रेज़ी या फ्रेंच, तो इसको लर्न करने का बेहतरीन तरीका तो ये है कि जनाब इम्तिहान से पहले आप इंग्लिश में या फ्रेंच में जो आपकी ज़ुबान है, फर्स्ट लैंग्वेज जिसको प्रेफर कर रहे हैं, दोनों ज़ुबानें, उसमें अपने दोस्तों यारों से जो ज़ुबान जानते हैं अपने मुल्क के अंदर, उनसे गपशप लगाना शुरू कर दें। उस ज़ुबान में मूवीज़ देखें, अगर अंग्रेज़ी ज़ुबान है तो इंग्लिश की मूवीज़ देखें, उससे ताकि आपकी जो लिसनिंग एबिलिटी है वो बढ़े। क्योंकि जब कहते हैं एक्सेंट की वजह से आप समझते नहीं कि वो वर्ड क्या बोल रहा है, उसका मीनिंग क्या है, उससे आपको जो फ़ायदा हो जाएगा। इस तरह जनाब उसे कहते हैं आप अच्छी कोई किताबें पढ़ें अंग्रेज़ी ज़ुबान की, डे टू डे लाइफ की। मैं फिलोसॉफिकल बुक्स की बात नहीं कर रहा, आम डे टू डे लाइफ की, कोई न्यूज़ पेपर्स होते हैं, कोई आर्टिकल्स होती हैं, अब तो इतना कुछ गूगल के ऊपर भी मौजूद है, ताकि उसको पढ़ के आप उसको अंडरस्टैंड भी कंटेंट को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और फिर जरा जनाब उस ये चीज़ें जो सारी जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि वेयर डू यू स्टैंड एज एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब ये आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में महीने 1.5 महीने में अगर आप जनरली यानी अंग्रेजी ज़ुबान के साथ वाकफित आपकी है, जो मोस्टली लोग इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड से आते हैं, तो ये फ्रेंच के ऊपर वही रूल अप्लाई होगा। तो वो बआसानी यानी IELTS में या इसमें स्कोर जो है वो 8 बैंड नहीं कर सकेंगे, 7 बैंड कर लेंगे, किसी कैटेगरी में 8 कर लेंगे, किसी में 7.5 कर लेंगे। तो मिला जुला के वो अगर 136 नहीं स्कोर कर सकते तो वो 120 कर लेगा, वो 125 कर लेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है डिफरेंट स्लैब्स के हवाले से। तो जनाब यहाँ पे मैं आज की वीडियो ये ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी करें, ताकि आपकी इस हौसलामंदी से हमें थोड़ा सा यानी हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़े, और फ्यूचर में हम आपके लिए ज़्यादा बेहतर कंटेंट ला सकें जो तहकीक के ऊपर बेस करता हो। अपने ना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।